Welcome one and all. Today we are going to start off with the topic of agriculture in terms of Indian economy. Simple रखते हैं और एग्रीकल्चर के बारे में इतनी चर्चा इसलिए होती है क्योंकि आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन वर्क्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, लेकिन हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं कम हुई जा रही है, जिस वजह से सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है कि फार्मर्स की जो इनकम होती है, जो वो पैसा कमाते हैं, उसको डबल कर देना चाहिए बाय 2022 टू 23 एज कम्पेयर टू 2015 टू 16। सो 2015 से 16 को एक बेंचमार्क रख लिया। उस टाइम जो फार्मर्स की इनकम थी, उस इनकम का डबल होना चाहिए बाय 2022 टू 23। अब ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात, ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ भी इसका लेना देना है। जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किए हैं, जिसमें कहा है कि कौन सी चीज़ें हमने करनी है पूरे विश्व भर में लोगों को, उसमें से दो ऐसे गोल्स हैं जो कहते हैं, एक तो पॉवर्टी को ख़त्म करना पड़ेगा, दूसरा हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा ग्लोबल हंगर को। दोनों की दोनों चीज़ें एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड है। क्यों? क्योंकि जैसे शुरुआत में मैंने कहा था कि जो मेजॉरिटी लोग हमारे देश में काम कर रहे हैं वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम कर रहे हैं, और अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं कम हो रही है तो उस सेक्टर में जो सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं उनकी जो इनकम है, जो उनका रेवेन्यू है, वो भी कम होता जाएगा। और जब एक इंसान, एक फार्मर कम पैसा कमाएगा तो 100% उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इतनी बढ़िया नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से पॉवर्टी और ज़्यादा डीप रूटेड रहेगी हमारे सिस्टम में। इंडिया में जो भी हम खाना खा रहे हैं, हम पैकेज फूड थोड़ा कम खाते हैं, और जो एक्चुअल नेचुरल फूड होता है जो हमारे फार्मर्स वगैरह बनाते हैं, इनफैक्ट हमारे जो पैकेज फूड है उनका इनपुट भी कहीं ना कहीं फार्म से ही आ रहा है। तो जब प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं हंगर की प्रॉब्लम, या मोर देन हंगर इवन न्यूट्रिएंट बेस्ड अप्रोच, माने हमारा खाना कितना पौष्टिक है, ये भी सारी की सारी चीज़ें थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क आ जाती हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ने ये कहा है कि हमें पूरे के पूरे विश्व भर में हंगर को ख़त्म करना चाहिए। फिर अगर हम देखें कि जो शेयर है एग्रीकल्चरल सेक्टर का हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, वो कम होता जा रहा है इन वेरी वेवरिंग मैनर, कि मतलब थोड़ा सा कम होगा, फिर बहुत ज़्यादा कम होगा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो कहीं ना कहीं रेन फेड है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे इनपुट्स हैं, जैसे कि लैंड, जैसे कि वाटर, जैसे कि सीड, जैसे कि फर्टिलाइज़र, जैसे कि पेस्टिसाइड, जैसे कि क्रेडिट, जैसे कि इंश्योरेंस। ये सब कुछ नज़र में रखते हुए हमने देखा कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है। फिर अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें एग्रीकल्चरल और अलाइड सेक्टर्स, अलाइड मतलब उनके साथ मिले जुले सेक्टर्स की, तो 2019 से लेके 20 के फाइनेंशियल ईयर में जो ग्रोथ रेट दिखाया है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स ने, वो 2.8% है, जो कि काफ़ी कम है, राइट। और अगर हम लोग शेयर इन जीडीपी या अलाइड सेक्टर्स का देखें तो सबसे ज़्यादा क्रॉप्स का है, फिर लाइफ स्टॉक का है, फिर फॉरेस्ट का है, फिर फिशरीज का है, राइट। फिशरीज होना चाहिए था यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट इज, अगर हम अपने देश की मिनिस्ट्रीज के बारे में बात करें तो पहले क्या होता था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ही आती थी। ये तो हाल ही में हमने इसको बदला है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर एक है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फैमिली वेलफेयर, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। तो ये रिसर्च करेंगे, तरह तरह के और हाइब्रिड सीड्स के बारे में बताएंगे, सीड रिप्लेसमेंट रेट के बारे में बताएंगे, बेसिकली फार्मर्स को और अलाइड सर्विसेज को बताएंगे कि कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। और ये बनाएंगे रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हमारे देश में जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसके ग्रोथ के लिए पॉलिसीज या स्कीम्स बनाएंगी। इसी तरीके से बच्चे हमारे मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज अलग से है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग अलग से है। ये अलग अलग मिनिस्ट्री या अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जैसे हमने देखा कि हमारे जीडीपी में फिशरीज भी बहुत ज़्यादा आगे चल के उनकी भी ग्रोथ रेट हो रही है, पशुपालन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से उसका शेयर हमारे जीडीपी में बढ़ रहा है। तो हमें कुछ कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच बनानी पड़ेगी इन डिफरेंट सेक्टर्स के लिए,
और इसीलिए हमने अलग से यहाँ पे मिनिस्ट्री बनाई है। अब अगर हम इनपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी पड़ेगी, एंड राइटली सो, वुड बी ज़मीन, उसके बाद सीड्स, फिर हम कितना पानी यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, कितना हमें लोन मिल रहा है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ हमारे पास क्या क्या है, एंड फाइनली इंश्योरेंस, राइट? सो दिस इज रिलेटेड टू योर बैंक्स एंड एनबीएफसीज, एंड इंश्योरेंस इज ऑफ कोर्स वी डन दिस, IRDAI के अंदर ये आएगा। लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन लैंड। तो अगर हम इंडिया का स्टेटिस्टिक देखें तो विश्व भर की पॉपुलेशन अगर 100 है तो हमारे पास 17 लोग हैं। सो इंडिया है 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, लेकिन वर्ल्ड के लैंड में से हमारा इंडिया का लैंड सिर्फ 2.5% है। सो पॉपुलेशन पूरे के पूरे विश्व की अगर 100 तो हमारे देश में 17 लोग, अगर पूरे के पूरे विश्व में अगर 100 एकड़ है सोच लो, तो हमारे पास सिर्फ 2.5 एकड़ है, तो हमारे पास ज़मीनें थोड़ी सी कम है। और अगर हम ज़मीनों के इश्यूज़ के बारे में बात करें तो ब्रिटिश सरकार जब यहाँ पे थी तो उन्होंने बहुत सारे तरीके के रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे जो उनके कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए अच्छे थे, हमारे लिए ऑब्वियसली बुरे थे। और हमने ये देखा कि 1951 में एक साल के अंदर अंदर जब हमारा संविधान इन्फोर्स हुआ था, हमारे पास 9वां शेड्यूल आ गया था, और वो 9 शेड्यूल किस चीज़ के लिए था? इट वॉज फॉर लैंड रिफॉर्म्स। सो हमारे पास इश्यूज़ क्या हैं बेटा? क्या होता है कि पूर्वजों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, लेकिन उनके बहुत सारे बच्चे आ गए, तो बहुत सारे एयर्स आ गए, लीगल एयर्स, और क्योंकि बहुत सारे लीगल एयर्स आ गए तो उस ज़मीन के टुकड़े हो गए, थोड़े टुकड़े, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं इसलिए टुकड़े टुकड़े हर एक इंसान को मिल गए। तो देयर इज़ फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड, एंड व्हेन देयर इज़ फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड, तो चलो ठीक है, अगर वो पूरी की पूरे ख़ानदान के लोग जिनके पास ये पूरी ज़मीन है, टुकड़े हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ कोऑपरेटिव फार्मिंग करें तो ठीक है। लेकिन ये देखा गया है कि ये इतना ज़्यादा होता नहीं है ना? किसी भाई को अपने ज़मीन के साथ कुछ और करना है, दूसरे भाई को अपनी ज़मीन के साथ कुछ और करना है, साथ में मिल के काम नहीं करना है, जिस वजह से वो पूरी की पूरी लैंड की जो प्रोडक्टिविटी होती, वो उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अब फ्रैगमेंट्स ऑफ लैंड की नहीं रही। और अगर मेरे पास कम लैंड है तो मैं फार्म मशीनरी इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी। फॉर एग्जांपल, जब हम स्टबल बर्निंग की बात करते हैं और हम कहते हैं कि स्टबल बर्निंग इज़ रियली बैड फॉर द एनवायरनमेंट, एंड राइटली सो, ऑफ कोर्स इट इज़। लेकिन अगर हम ये भी देखें कि सरकार जो सब्सिडाइज रेट पे हमें मशीनें दे रही है जिससे हम स्टबल को काट सकें, वो मशीनें भी महंगी होती है, मशीनों में बहुत ज़्यादा तेल भी लगता है, वो तेल भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है। और अगर मेरी लैंड ही छोटी है तो मैं इतनी महंगी मशीनरी और उस पर इतना महंगा तेल डालना मेरे लिए इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा। मैंने मेरा जितना मैं पैसा लगाऊंगी उतना तो मैं कमाऊंगी ही नहीं। फिर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाती है क्योंकि हम क्लस्टर अप्रोच नहीं रखते, हम साथ में मिलजुल के काम नहीं करते। अब अगर मज़ा तो तब आए कि इतने बड़े लैंड में इतने छोटे छोटे हिस्से हैं, हम सारे एक दूसरे की मदद करके अपना सारा इनपुट इकट्ठा डाल के आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करें। पर वो चीज़ क्योंकि नज़र में नहीं आती, इसीलिए दीज आर दी इश्यूज दैट आर बीइंग फेस्ड बाय द लैंड्स। अगर आगे बढ़े तो ये लैंड का हम क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस लैंड? सो सबसे पहली बात तो आगे आपकी लैंड कंसोलिडेशन ऑफ एसेट्स। जब हम बात करते हैं जैसे मर्जर ऑफ बैंक्स, जैसे कि यू नो 2 स्ट्रॉन्ग बैंक्स एंड 1 वीक बैंक कम टुगेदर एंड दे मेक इट अ बेटर बैंक, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, विजया बैंक में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। लैंड कंसोलिडेशन में ऐसा है कि मेरे पास थोड़ी ज़मीनें हैं, वो सारी ज़मीन, मतलब मेरे पास कम ज़मीन है, मेरे एक और फ्रेंड के पास बहुत ही कम ज़मीन है, हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, हम सारे अपनी अपनी ज़मीनों को बेच देते हैं एक बहुत ही बड़े लैंडलॉर्ड को, ताकि उसके पास ज़्यादा ज़मीन हो और हम जाके इंडस्ट्रीज़ में काम कर लेते हैं या सर्विसेज सेक्टर में काम कर लेते हैं। लैंड कंसोलिडेशन को लोग ऐसा समझते हैं, पर ये नहीं है लैंड कंसोलिडेशन। यस, ये ज़रूर है कि हम छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स में को बेच देते हैं एक बड़े लैंडलॉर्ड के पास, ताकि ज़्यादा लैंड हो तो ज़्यादा फार्म मशीनरी यूज़ हो सके, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बन सके। पर साथ ही साथ it is not mere reallocation of land to remove fragmentation but also to improve socio-economic conditions. So ऐसा नहीं है कि सारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को हमेशा ही बिग फार्मर को ही बेचना चाहिए तभी जाके उसका फ़ायदा होगा, राइट? इफ़ आई वांट टू डू एग्रीकल्चर, मुझे इंडस्ट्री में काम नहीं करना, तो मेरे पास एक और तरीका है, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग, है ना? मैं मिलजुल के अपने इनपुट्स अपने भाई बंधुओं के साथ बैठ के, मतलब आई कैन डू माई फार्मिंग ताकि मेरी इनपुट कॉस्ट थोड़ा सा कम हो जाए,
या मैं क्लस्टर अप्रोच बना सकती हूँ, जैसे नाबार्ड के अंदर अभी क्लस्टर अप्रोच की बात हुई है हाल ही में 2020 में, वो पंजाब का पोटैटो क्रॉप के लिए एंड बहुत सारे दूसरे स्टेट्स के डिफरेंट क्रॉप्स के लिए जो आपने पढ़ा था। तो ये हो गया लैंड कंसोलिडेशन, जिसमें एक बड़ी ज़मीन पे हम ज़्यादा काम करके मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट रख सकते हैं ताकि रूरल डेवलपमेंट हो सके। फिर होता है लैंड एक्विजिशन। अगर बैरन लैंड है, अगर बंजर ज़मीन है और उस ज़मीन के ऊपर खासा कुछ हो नहीं पा रहा है, तो फिर इसमें सरकार क्या कर सकती है, इट कैन अक्वायर दिस लैंड एंड इट कैन यूज़ इट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना सकती है जहाँ पे लोग जो कि इस गांव में, सोचो एक गांव में एक बंजर ज़मीन है और फार्मर्स को वैसे भी उत्पादी नहीं हो रही, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही क्योंकि ज़मीन की प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर कोई इंडस्ट्री बना के सरकार बोले कि देखो ये जो इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पे आप काम करेंगे, यहाँ पे सस्ती बिजली सस्ता पानी मिलेगा, आपका इनपुट कॉस्ट कम होगा और आप यहाँ पे चीज़ें बना भी सकते हो, बेच भी सकते हो, तो मेरी एम्प्लॉयमेंट भी गारंटी हो गई और मैं काम भी कर पा रही हूँ, मेरी चीज़ें बिक भी रही हैं और मेरी डेवलपमेंट साथ ही साथ हो रही है। फिर एक और चीज़ होती है लैंड रिफॉर्म्स। इंडिपेंडेंस से चल के लैंड रिफॉर्म्स तो हम बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। सो लैंड इज़ गिवन टू लैंडलेस पीपल, ये हम कर सकते हैं। अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं कि कैसे हमें इस लैंड की उत्पादि को बढ़ाना है, कैसे अगर वाटर टेबल बहुत ही कम हो गया तो उस जगह पे ऐसे क्रॉप्स ना उगाएं जो कि बहुत ही ज़्यादा जिन क्रॉप्स को पानी की बहुत ज़रूरत है, जैसे कि शुगर केन। अच्छा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी के लिए भी हम अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। इनफैक्ट लैंड रिफॉर्म्स वी बीन डूइंग सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो जब हमारी ब्रिटिश सरकार चली गई थी, वी अबॉलिश द ज़मींदारी सिस्टम, जिसकी वजह से हमारा 9th शेड्यूल भी आया था जो आपने पॉलिटी में पढ़ा है। हमने सीलिंग लिमिट्स रखी। सीलिंग लिमिट्स इससे रखी क्योंकि हमने कहा कि हमारा DPSP कहता है प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये भी कहता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। तो मतलब एक इंसान के पास सारी की सारी ज़मीन ना होते हुए थोड़ी ज़मीन सबके पास हो। फिर है लॉज टू प्रोटेक्ट टेनेंट फार्मर्स। आप एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हो, मेरे पास ज़मीन नहीं है, मैं खेती बाड़ी का काम करती हूँ, मैंने आपकी ज़मीन पे काम करना शुरू किया और कुछ देर के बाद आपने मेरे को निकाल दिया, मेरे पास और कोई सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है ही नहीं। मैंने जो यहाँ पे काम किया एटलीस्ट उसके लिए मुझे तनख्वाह तो मिलनी चाहिए, कोई तो जॉब मेरी रहनी चाहिए या फिर कोई मेरी सेंस ऑफ लाइवलीहुड रहना चाहिए। तो लॉज बने जिन्होंने टेनेंट फार्मर्स को भी प्रोटेक्ट किया। अच्छा, रिसेंट ऑर्डिनेंसेस ये हमने ऑलरेडी करंट अफेयर्स में कर लिए हैं, ये एक्चुअली रिफॉर्म्स है नहीं है, दैट इज़ योर सब्जेक्टिविटी। देन इज डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स। कल जाके अगर किन्हीं भाई बहनों में लड़ाई हो जाए या फैमिलीज़ में लड़ाई हो जाए कि ये ज़मीन मेरी कि ये ज़मीन तेरी, या फिर मैंने ज़मीन के कागजात बैंक में रख दिया एज अ कोलेट्रल, लेकिन बाद में पता चलता है अरे ये तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, या फिर आई एम सेइंग कि ये मेरी प्रॉपर्टी है लेकिन कोई और रिलेटिव आ गया बोला नहीं नहीं ये तेरी प्रॉपर्टी नहीं है तो मेरी प्रॉपर्टी है। सो कोई मेरे पास प्रूफ होना चाहिए जिसके द्वारा मैं अपनी प्रॉपर्टी पे अपना राइटफुल हक जमा सकूँ, जिसकी वजह से हमने कहा कि डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स होने चाहिए। इसको बोलते हैं नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये अभी से शुरू नहीं हुआ, काफ़ी देर से हुआ। तो ये डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स कौन सी मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के अंडर ये चीज़ आती है। फिर आया आपके फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आर फॉर फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। तो उनको कहा गया कि अच्छा अगर आपकी फैमिली ने मिनिमम 75 ईयर्स तक एक पर्टिकुलर ज़मीन पे खेती बाड़ी की है तो 75 ईयर्स के बाद इसकी ओनरशिप आपको मिल जाएगी। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट इज ट्राइंग टू गिव लैंड ओनरशिप टू द फैमिली दैट हैज टिल्ड द लैंड फॉर एटलीस्ट 75 ईयर्स। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लैंड रिफॉर्म्स रहे हैं हमारे देश में। इसके आगे चलते हैं। अब सेकेंड इनपुट के बारे में जो हमने बात की थी वो थी सीड्स। हमारे पास ज़मीन आ गई, अब हमने सीड्स देखने हैं कि कौन से सीड्स रखने हैं। अब अगर सीड की भी बात करें तो सीड की प्रोडक्टिविटी अनलिमिटेड तो होती नहीं अनलेस इट्स अ पेरेनियल क्रॉप। तो सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या है, ये एक ऐसा तरीका है जिससे पता चलता है कि आपके क्रॉप्ड एरिया में जो लैंड में आपने क्रॉप्स उगाए हैं उसमें कितने सर्टिफाइड सीड्स हैं। सर्टिफाइड सीड्स इन द सेंस सीड्स दैट विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। सो हाउ मच ऑफ द टोटल एरिया इज सोन विद सर्टिफाइड सीड्स। अब ये देखा गया है कि जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं जो क्रॉस ब्रीडिंग से या क्रॉस पॉलिनेशन से बनते हैं नेचुरली, वो हाइब्रिड सीड्स को ना हर साल रिप्लेस कर देना चाहिए।
क्यों रिप्लेस कर देना चाहिए? क्योंकि ये जो अगर दोबारा से वही आप सीड्स यूज़ करें तो ये गारंटी नहीं है कि उसकी उत्पादी उतनी ही होगी जितनी उसकी पेरेंट सीड की हुई. सो सीड फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन डजंट नेसेसरीली प्रोड्यूस सेम कॉपीज एज द पेरेंट. लेकिन जो नॉन हाइब्रिड सीड्स होती हैं उनको आप रिप्लेस कर सकते हो एवरी 3 years ऑल्सो. अब सीड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर के लिए कि हमारे सीड्स डेवलप्ड हो, हमारे सीड्स हमारा सीड रिप्लेसमेंट रेट सही रहे, जो है नहीं हमारे देश में. ठीक है. सो इसीलिए ढंग के सीड्स हों, सर्टिफाइड सीड्स हमारे पास आए, सीड्स की डेवलपमेंट हो. इस वजह से सरकार ने बोला कि 100% ऑटोमेटिक FDI इज अलाउड इन सीड डेवलपमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फिर और भी बहुत तरीके निकाले सीड्स को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए या अच्छे सीड्स सामने लोगों को बेचने के लिए. तो एक हो गया सीड वॉल्ट या सीड बैंक. तो एक ऐसी डिपॉजिटरी बना दी जहाँ पे सीड्स को स्टोर किया इन राइटफुल केसेस, राइट, इन अ राइटफुल वे, सॉरी. सो ये डिपॉजिटरी क्या करती है? ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करती है और सप्लाई करती है ड्यूरिंग डिजास्टर्स लाइक वॉर, लाइक नेचुरल डिजास्टर्स और इवन कोविड फॉर दैट मैटर. फिर है सीड विलेज कॉन्सेप्ट. ये 2013 में आपका, आई थिंक 2013 में ही प्री में क्वेश्चन आया था. तो सीड विलेज कॉन्सेप्ट क्या होता है? यहाँ पे हम ग्रुप ऑफ फार्मर्स को ट्रेनिंग दे देते हैं कि आप खुद ब खुद ये सीड्स प्रोड्यूस कर पाए और आप किसी के ऊपर निर्भर ना रहें. अगेन आत्मनिर्भर आया तो अभी, पर ये पुराना कॉन्सेप्ट है. ठीक है. सो ये सीड रिप्लेसमेंट रेट के बारे में बात कर ली. फिर आगे अगर हम सीड्स की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन, ये तो सबने ही पढ़ा है इसके बारे में कि ब्रिटिश साम्राज्य के टाइम पे हम ये करते थे, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स होते थे, डॉर्फ सीड्स बोलते थे जिनको, और हम चाहते थे कि यही वाले सीड्स यूज़ हों जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाए हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर की. सो 1960 से लेके 1970 तक जिस क्रॉप पे हमने फोकस किया वो वीट और राइस था. इन एफ्लुएंट स्टेट्स क्यों करके ये HYV सीड्स जो है इनमें पानी भी ज़्यादा लगता है, पेस्टिसाइड्स भी ज़्यादा लगते हैं, फर्टिलाइजर्स भी ज़्यादा लगते थे. तो एफ्लुएंट स्टेट्स में ही ये उगते थे, लाइक पंजाब एंड आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. प्रोडक्टिविटी फॉर श्योर इंक्रीज हुई, लेकिन ऑफकोर्स अगर पानी ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो पानी वाटर टेबल भी कम होएगा ना. सो 1970 से लेकर 1980s में फिर फोकस और भी क्रॉप्स के ऊपर करने लग गए इन मोर स्टेट्स. ये तो होगी पुरानी बातें. अगर हम सीड्स की बात करें तो आज की डेट पे अगर हमने कोई नया टाइप का सीड क्रॉस ब्रीडिंग के साथ हाइब्रिड सीड बनाया है तो क्या मेरे को उस पर पेटेंट मिलेगा? तो पहली बात तो ये है, पेटेंट नहीं मिलेगा अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, लेकिन प्रोटेक्शन ज़रूर मिलेगी. किसके अंदर? सो ये ऐसी सीड्स या ऐसी प्लांट वैरायटीज आर प्रोटेक्टेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट, जो कि प्लांट ब्रीडर्स को, जिन्होंने रिसर्च की है और जिन्होंने इसको यूज़ किया है, इन सबको ये प्रोटेक्शन देता है. क्योंकि अगर मैंने कोई चीज़ बनाई है देन आई नीड प्रोटेक्शन ओवर इट. कल मैंने जाके मेरी जो भी मैंने सीड बनाया है हाइब्रिड या वो अगर कोई और भी यूज़ कर रहा है और उससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो कुछ रॉयल्टी तो मेरे को भी मिलनी चाहिए. सो इस वजह से ये पर्टिकुलर एक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट केम इन द प्रीवियस ईयर UPSC और पॉसिबली बिफोर दैट. तो ये सीड्स की प्रोटेक्शन इस एक्ट के अंदर आती है. फिर आया आपका होमवर्क. होमवर्क आपका काफ़ी होगा बिकॉज इट्स ए ह्यूज टॉपिक एंड आप थोड़ा बहुत जो फैक्चुअल बेस्ड चीज़ें होती हैं, जो इंटरेस्टिंग केसेस वगैरह होते हैं वो आप खुद पढ़ सकते हैं. सो पेप्सी पोटैटो फार्मर्स के बारे में जब ऑर्डिनेंस में मैंने वो करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया था तो आई हैड स्पोकन अबाउट इट. आई थिंक रिगार्डलेस आप प्लीज़ इसके बारे में पढ़िए. ठीक है. अब सीड्स और दो टाइप के हमने क्लासिफिकेशन कर दी. एक हम बोलते हैं हाइब्रिड सीड, एक हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड. हाइब्रिड सीड जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग हो गया, माने वन प्लांट पॉलिनेट्स विद अनदर वेराइटी टू फॉर्म अ न्यू वेराइटी एंड दिस इज मोस्टली डन नेचुरली, लाइक प्लम्स एंड एप्पल्स आर एन एग्जांपल ऑफ दिस. जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो है दे आर डेवलप्ड बाय ट्रांसफरिंग द जीन्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर. अच्छा, ये जो है ये कैसे होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, कौन से हमारे देश में यूज़ होते हैं, ये कौन डिसाइड करता है? तो पहली बात तो ये हम यूज़ कर सकते हैं अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. इस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ने बोला कि एक कमिटी बननी चाहिए कॉल्ड द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी. नाम से ही पता चल रहा है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की अप्रेजल को अप्रूव कर रहा है कि हाँ ये वाला GM क्रॉप आप यूज़ कर सकते हो. लेकिन क्योंकि ये कमिटी है ये 100% बाइंडिंग डिसीजन तो दे नहीं सकती, तो फाइनल अप्रूवल किसका होगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का ही होगा.
क्योंकि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं वो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी सॉइल को डिग्रेड भी कर सकते हैं, राइट? दे कैन डिग्रेड योर सॉइल्स कैपेसिटी ऑल्सो, दे माइट बी बैड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऑल्सो. सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट गिव्स द फाइनल अप्रूवल. बीटी कॉटन को अप्रूवल मिल गया है, मस्टर्ड को नहीं मिला है, मिलने वाला था, लेकिन इस कमिटी ने ही बाद में बोल दिया कि नहीं, हमने इसको अप्रूव नहीं करना. अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में आप देखेंगे कि क्या चैलेंजेस है, क्या ये अच्छा है, क्या ये अच्छा नहीं है. और दोनों you can possibly write down an answer for critically analyze whether or not genetically modified crops should be used in India. बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है. You will be able to figure it out. If not, then you can ask me, of course, right? फिर आया आपका वाटर. अभी लैंड आ गया हमारे पास, सीड आ गया, अभी नेक्स्ट चीज़ हमारे पास पानी होना चाहिए. सो इरिगेशन इज सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स. ये तो सिंपल हो गया. फिर से अगर इंडिया की बात करें, इंडिया हैज 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, 2.5% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड 4% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज. बहुत ही कम पानी है और ये पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. इनफैक्ट चेन्नई में 2019 में आपने देखा भी कि ड्रिंकिंग वाटर की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी. हमारा देश वाटर स्ट्रेस्ड है. By 2030 it is presumed that we will have a lot of shortage of water. तो इसीलिए अभी से हमें पानी को थोड़ा कंजर्व करने की आदत शुरू कर देनी चाहिए. अब हमारे 50% से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर, लेकिन अराउंड ओनली 4 months बाय अप्रॉक्सीमेटली, बिकॉज यू कांट से कि हाँ यही 4 महीने हैं जब बारिश होएगी, because that totally depends upon geographical conditions, right? ये El Nino मैंने यहाँ पे रखा है. I'm not going to explain this to you. This is your geography teacher's responsibility, and she will do it very nicely. Okay, so many geographical aspects also, जिसकी वजह से रेनफॉल में थोड़ी सी disparities आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम अपने एग्रीकल्चर को वाटर स्ट्रेस्ड बोलते हैं या अपने देश को वाटर स्ट्रेस्ड बोलते हैं. अब अगर हम इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी की बात करें, रेशो ऑफ क्रॉप आउटपुट टू द इरिगेशन वाटर अप्लाइड, मतलब जितना मैंने पानी डाला उसके वजह से कितनी उत्पादी हुई. और देखने वाली बात है, हम बहुत ज़्यादा पानी यूटिलाइज करते हैं लेकिन उत्पादी उतनी नहीं हो पाती. यही अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को देखें तो वो कम पानी यूज़ करते हैं और उनकी उत्पादी उतनी या उससे ज़्यादा होती है. तो हमारी इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करने की ज़रूरत है. शायद इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में एक डिपार्टमेंट बकायदा है जो रिसर्च के लिए बैठा है. अब पहले के टाइम पे तो आपके पास बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती थी फॉर वाटर एंड रिवर रेजुविनेशन एंड ऑल ऑफ दैट. इनफैक्ट ये होता था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन. इन दोनों को सब्ज्यूम कर लिया इसके अंदर, कॉल्ड द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. अब जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, पुरानी जो मिनिस्ट्रीज थी उनको डिपार्टमेंट बना दिया इसके अंदर. वाई? बिकॉज ऑल ऑफ देम आर इंटर रिलेटेड ना. पानी के रिसोर्सेज अगर ज़्यादा नहीं होंगे तो कल जाके सैनिटेशन नहीं हो पाएगा ढंग से, या ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाएगा. गंगा का रेजुविनेशन, ऑल ऑफ देम आर इंटर रिलेटेड, एंड जो भी चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं उनको एक ही हेडिंग के अंदर डाल देते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. तो ये 2019 में हुआ था. स्कीम्स ये सारी की सारी, कुछ आपके जो मैंने आपको स्कीम्स की लिस्ट दी है कुछ उसमें मिल जाएगा, कुछ आप गवर्नमेंट की साइट में देख सकते हैं. इसमें आपने क्या देखना है, ऑफ कोर्स आपने देखना है मिनिस्ट्री कौन से साल में ये चीज़ हुई, और यूनियन ही पूरा पैसा देता है कि स्टेट भी फंडिंग कर रहा है इसके अंदर, और थोड़ा बहुत यू नीड टू नो अबाउट इट. सो यू कैन सी इट फ्रॉम योर स्कीम्स के पेपर, या फिर यू कैन सी इट ऑन एन ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट. सो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग मिशन, PM कृषि सिंचाई योजना, नमामि गंगे, जल क्रांति अभियान, जल जीवन मिशन, ये सारे के सारे स्कीम्स आप प्लीज़ देख लीजिएगा. If in case you have a problem, I don't think there will be any, but in case you have a problem, you can obviously ask me. फिर नीति आयोग की अगर हम बात करें तो नीति आयोग हैज़ मेड अ कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स. इसने एक तरीका निकाला है जिससे वो वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स देख रहा है. कॉम्पोजिट मतलब बहुत सारे फैक्टर्स को मिला के उसने एक वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स बनाया है, जिसके लिए इसने इंडिया को 3 हिस्सों में बांटा है. नॉन हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट प्लस हिमाचल, यूनियन टेरिटरी. सो नॉन हिमाचल में डिफरेंट फैक्टर्स होंगे फॉर वाटर मैनेजमेंट, नॉर्थ ईस्टर्न हिमाचल में डिफरेंट फैक्टर्स होंगे, यूनियन टेरिटरीज़ के लिए डिफरेंट फैक्टर्स होंगे. अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करें तो इसने बहुत सारे हमें सॉल्यूशंस दिए हैं या फिर सजेशंस दिए हैं जिससे हम वाटर मैनेजमेंट बहुत ढंग से कर पाएंगे. जैसे कि रिवर्स की इंटरलिंकिंग होनी चाहिए,
ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को आप उगाओ, बाजरा, जवार, रागी, राइट। ईयर ऑफ द मिलेट बोलते थे ना 2019 को। सो एंड ऑफ थेफ्ट ऑफ वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए, वाटरशेड मैनेजमेंट कीजिए। ये सारी की सारी थोड़ी बहुत सजेशंस हो गई, एंड सो दैट वी डू वाटर मैनेजमेंट इन आवर कंट्री। नेक्स्ट इज योर फर्टिलाइजर्स। अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें, देखो कंपोस्ट और मैन्योर तो नेचुरल फर्टिलाइजर्स हो गए। हम लोग नेचुरल फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करते हैं, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज़ कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स थोड़ा ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको ओवर यूटिलाइज कर देंगे तो आपकी सॉइल की हेल्थ थोड़ी सी कम हो जाएगी, जिस वजह से ऑफकोर्स आपकी प्रोडक्टिविटी भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। और ये भी कहा गया है, जैसे परंपरागत कृषि योजना जो है वो कहता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, बायो पेस्टिसाइड्स यूज़ कीजिए, बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ कीजिए, दूसरे मत कीजिए, बिकॉज आपको इसकी लैंड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। सो अब फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें तो हम नेचुरल गैस को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है, वो हमारा फर्टिलाइज़र है। अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो ये हम इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से करते हैं देख लीजिएगा, कौन से देशों से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि यूरिया बनाने के लिए हमें नेचुरल गैस चाहिए जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो एक यूरिया सब्सिडी करके एक स्कीम बनाई है और सेंटर ने बनाई है, और सेंटर उसमें 100 का 100% फंडिंग करता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। दिस वोंट बी अ प्रॉब्लम टू लर्न दिस, है ना। अब यूरिया सब्सिडी की बात हो रही है। फिर ये भी बोला है कि टू प्रिवेंट मिसयूज द यूनियन गवर्नमेंट ऑल्सो स्पोक अबाउट न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। कहते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी देंगे, कि सब्सिडी हम उस तरीके से देंगे कि अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द फर्टिलाइजर। इसमें भी 100 का 100% कौन दे रहा है? यूनियन गवर्नमेंट ही दे रही है। टू प्रिवेंट द मिसयूज एक और चीज़ है कॉल्ड द सॉइल हेल्थ कार्ड, जो हर 3 सालों में अपडेट होता है कि आपकी सॉइल की हेल्थ कितनी है, ताकि वी कैन एनालाइज कि यहाँ की प्रोडक्टिविटी कितनी होएगी। अब ये बेटा एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा है, ये वाला मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा है। ये थोड़े बहुत फैक्चुअल चीज़ें हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो प्लीज़ ना होइए, ना करिए कन्फ्यूजन, क्योंकि ये लैंड के बारे में, सॉइल के बारे में बात कर रहा है, ये फर्टिलाइजर्स के बारे में बात कर रहा है। दैट्स वाई मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री ने दिया, और इसमें 100 का 100% फंडिंग यूनियन गवर्नमेंट नहीं देता, इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट की भी फंडिंग होती है इसमें। सो दिस इज अबाउट योर फर्टिलाइजर्स। फिर अगर हम लोग फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी के बारे में बात करें, तो ये जो सब्सिडी होती है ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा मिलती है। कैसे मिलती है? तो सोच लो ये फर्टिलाइज़र की कंपनी है, इसने ये फर्टिलाइज़र बनाया, रिटेलर ने ये फर्टिलाइज़र सेल कर दिया फार्मर को। जैसे ही इस फार्मर को ये फर्टिलाइज़र बेचा तो रिटेलर ने नोट डाउन कर लिया फार्मर का आधार नंबर वगैरह वगैरह, सारा का सारा, कि ये वाकई में ये चीज़ बिकी है, क्योंकि फ़ायदा इसका होना चाहिए ना, सरकार के द्वारा इसका फ़ायदा होना चाहिए। इसका हो ना हो डजेंट मैटर, इसका फ़ायदा होना चाहिए। सो जब इस इंसान को ये फर्टिलाइज़र मिल गया और इसने नोट डाउन कर लिया आधार नंबर, तो इसने ये डिटेल फर्टिलाइज़र कंपनी को दे दी, और फर्टिलाइज़र कंपनी ने ये डिटेल सरकार को दे दी। सरकार ने तभी के तभी उतना पैसा डीबीटी के द्वारा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा दे दिया फर्टिलाइज़र कंपनी को। फिर आया पेस्टिसाइड्स और वीडीसाइड्स, राइट। सो पेस्टिसाइड्स की अगर हम बात करें तो इंस्टेड ऑफ, देयर इज एन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो कि इनिशिएट किया है हमारी सरकार ने, जिसमें बोला इंस्टेड ऑफ 100% एलिमिनेशन कंटेन द क्रॉप डैमेज एंड टू एनवायरमेंटली टॉलरेबल लिमिट्स। 100 का 100% अगर आप पेस्टिसाइड्स बहुत ही ज़्यादा भी यूज़ करेंगे तो भी आपके क्रॉप के लिए ख़राब है। तो डोंट डैमेज योर क्रॉप बाय ट्राइंग टू एलिमिनेट द पेस्ट 100%, पर हाँ एनवायरमेंटली टॉलरेबल लिमिट्स तक क्रॉप डैमेज को कंटेन करने की कोशिश करें, थोड़ा सा कम करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, जिसकी वजह से आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे मैंने आपको परंपरागत योजना के बारे में बताया था, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं, जिस वजह से ये जो क्रॉप है वो ऑफकोर्स एनवायरमेंटली सेफ भी है, आपके ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी अच्छा है, आपके लैंड के लिए भी अच्छा है। पर बच्चे यहाँ पे इनपुट कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, बिकॉज यू हैव टू लाइक गो एंड परचेज दीज बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स। इससे बेटर एक और चीज़ है कॉल्ड द ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। सो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कोई आज की चीज़ नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की देन है। और इसमें क्या बोला है? इसमें सिर्फ केवल ये बोला है, कहते हैं कि काउ डंग
और काउ यूरिन को यूज़ करो और गुड़ को यूज़ करो अपने लैंड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने से। ये देखा गया है कि काउ डंग और काउ यूरिन और गुड़ को अगर हम यूज़ करके अपने लैंड पे अगर हम लोग इसको डालें तो द लेवल ऑफ अर्थवर्म्स इंक्रीज, which basically means that the productivity increases. So of course you will say कि अच्छा zero budget थोड़ी ना है, but of course it is much lesser than other types of farming, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होएगी, आपका जो क्रॉप बनेगा वो भी बढ़िया बनेगा, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी अच्छा होगा, एंड मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट वाली बात है, ठीक है। ओके, लेट्स फर्दर प्रोसीड टू फार्म मैकेनाइजेशन, जिसमें हम मशीनों का इस्तेमाल करके अपने फार्म की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली अगर हम ये हार्वेस्टर्स, कल्टिवेटर्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स वगैरह, ट्रॉलीज वगैरह यूज़ करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होएगी, लैंड की भी, लेबर की भी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। और ये फार्म मैकेनाइजेशन हो तभी सकता है जब हमारे पास वाइबल अमाउंट ऑफ लैंड हो, क्योंकि लैंड अगर कम है और मैं इतने हार्वेस्टर, कल्टिवेटर, ट्रैक्टर्स वगैरह खरीद लूँ तो मेरे लिए इकोनॉमिकली वाइबल नहीं हो पाएगा, मेरा इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा, मेरा आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर हम लेबर ऑगमेंटिंग वर्ड देखें या कैपिटल ऑगमेंटिंग वर्ड देखें, ऑगमेंटिंग का मतलब होता है ज़्यादा करना, सो लेबर ऑगमेंटिंग मतलब लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के साधन। कैपिटल ऑगमेंटिंग अगर हम फार्म के सेक्टर में देखें, एग्रीकल्चर के सेक्टर में देखें तो वो कैपिटल एसेट्स या मशीनरी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के तरीके होते हैं। ओके, देन लेट्स गो ऑन टू द क्रेडिट फैसिलिटीज। मोस्टली हम लोगों ने ये बैंकिंग में कर लिया है, किसान क्रेडिट कार्ड एंड नाबार्ड के बारे में, और हमने स्कीम्स भी थोड़ी बहुत ही पढ़ी हैं, बट फिर भी इसको थोड़ा सा साथ में लेट्स कंसोलिडेट द एंटायर थिंग। सो क्रेडिट फैसिलिटीज़ इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2016, इन्होंने कहा कि एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है ऑफ द साइज ऑफ लैंड एंड द इंडेटनेस ऑफ द फार्मर। साइज ऑफ लैंड एंड इंडेटनेस ऑफ फार्मर मतलब कि अगर मेरा लैंड बड़ा है तो मेरा कर्जा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो ऐसा देखा गया जिनके पास कम लैंड है उनकी जो इंडेटनेस है, जो उनका कर्जा है जो उन्होंने वापस अभी तक पे बैक नहीं किया है, वो बढ़ जाता है। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के कर्जे थोड़े ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू बिग फार्मर्स। बजट 2020 ने बोला कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट फॉर FY 2020 टू 2021 15 लाख का एग्रीकल्चरल क्रेडिट, एटलीस्ट 15 लाख तक का लोन हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को देना चाहेंगे। और जो भी बैंक्स ये क्रेडिट देंगे उनको रीफाइनेंस कौन करेगा? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि एक डेवलपमेंट बैंक है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर किसी फार्मर के पास किसान क्रेडिट कार्ड अभी तक नहीं है तो काइंडली गिव हिम दैट किसान क्रेडिट कार्ड, दैट वाज आल्सो सेड इन द बजट 2020। Then we talk about negotiable warehouse receipts. So ये negotiable warehouse receipts आगे पढ़ते हैं क्या होता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी करके एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी है इसके अंदर, WDRA बोलेंगे इसको। वेयर हाउस जहाँ पे हम स्टोर करते हैं अपने प्रोड्यूस को एज अ फार्मर, वेयर हाउसिंग की डेवलपमेंट और उसको रेगुलेट करने की अथॉरिटी। अब ये रिसीप्ट्स क्या होती है ये ध्यान से देखिए, दिस इज इंटरेस्टिंग। तो एक फार्मर है, मैंने कोई चीज़ बनाई, कोई भी मेरा प्रोडक्ट है, वो प्रोड्यूस को जाके मैंने WDRA में डाल दिया, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी। अब मैंने इसको यहाँ पे आके स्टोर इसलिए किया शायद क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ कि जो भी मेरा प्रोडक्ट मैंने बनाया है उसका दाम मार्केट में थोड़ा सा बढ़े या थोड़ा रैशनल बने और फिर जाके मैं इसको बेचूँ, तब तक मैं इसको सेफली स्टोर करूँ। ये भी हो सकता है कि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है और मैंने किसी के साथ, किसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें कहा है कि इस डेट तक इतनी क्वांटिटी, इतना क्वालिटी का सामान मैंने आपको बेचना है। फ़िलहाल मेरे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है तो मैं WDRA की स्टोरेज कैपेसिटी को यूज़ कर रही हूँ एंड आई नो दैट इट विल बी सेफ ओवर देयर। अब इस प्रोड्यूस को इधर रख दिया और WDRA ने मेरे को एक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीप्ट दी, एक पर्चा दिया जिसमें लिखा कि XYZ नाम है इस फार्मर का, इसने A प्रोड्यूस यहाँ पे रखा है इतनी क्वांटिटी का और इस डेट पे रखा है। ये जो वेयरहाउस रिसीप्ट है ये बेसिकली मेरा एसेट है, क्योंकि कल जाके जब मैं इसको बेचना चाहती हूँ अपने प्रोडक्ट को तो मैं ये रिसीप्ट वापस दूंगी और मैं वो प्रोडक्ट को बेच दूंगी। जब तक मैंने ये प्रोडक्ट को नहीं बेचा, मतलब जो भी आज की डेट पे इस प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस है उतना मुझे मिल सकता है,
ये मेरा एसेट है, इस पर्चे ने ये बोल दिया, ये WDRA ने बोला, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर है, माने सरकारी अथॉरिटी है कि प्रियंका ने इतना प्रोडक्ट इधर स्टोर करके रखा है, जो कि वो किसी भी दिन अगर बेचेगी तो उसको इतना दाम तो पक्का ही पक्का मिलेगा। अब मैं वेट कर रही हूँ प्राइसेस को राइज करने के लिए। जो भी मेरा प्रोडक्ट है उसका प्राइस मेरे हिसाब से अभी मार्केट में कम है, मेरे हिसाब से अगर ये बढ़े तो मेरा ज़्यादा फायदा होगा, तो मैं वेट करना चाहती हूँ। मीनवाइल ये जो रिसीप्ट मेरे पास है इसको मैं कहाँ यूज़ कर सकती हूँ? ये रिसीप्ट लेकर जा सकती हूँ मैं एक बैंक के पास, और बैंक को जाके ये रख दूंगी एज अ कोलेटरल। बोलूँगी देखो ये एक सरकारी ठप्पा है कि मेरे पास इतना प्रोडक्ट है, इतनी मेरी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, अभी तक मैंने बेचा नहीं है जो भी रीज़न की वजह से, इसके बलबूते पे क्या बैंक मुझे लोन देगा? तो बिल्कुल देगा, नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन के लिए। क्यों? क्योंकि बैंक को पता चल गया यार इतना प्रोडक्ट अगर इसने बनाया है तो इसके पास इतना लैंड होगा, इतने इनपुट्स होंगे, तभी उसने इतना काम किया है। अगर वो इस साल ये काम कर सकती है या इस क्रॉपिंग सीजन में ये काम कर सकती है, तो वो नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन में भी इतना काम करके दिखाएगी, जिसकी वजह से बैंक को उसका पैसा वापस मिलेगा, जिसकी वजह से NPA नहीं होगा बैंक का। तो या फिर मैं इस रिसीप्ट को यूज करके बैंक के पास जा सकती हूँ टू गेट अ लोन फॉर द नेक्स्ट क्रॉप साइकिल। बैंक इज नॉट ऑब्लिगेटेड, राइट? बैंक को जरूरी मुझे लोन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर 18%, 40% का 18% ऑलरेडी बैंक एग्रीकल्चरल सेक्टर में दे रहा है। हाँ, ये भी मैं कर सकती हूँ कि इस रिसीट को देके आई कैन ट्रेड इट वाया कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट और ई नाम। तो कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट जैसे स्टॉक मार्केट होती है, ऐसी कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट कौन सी होती है? जिसमें वो वाली कंपनीज के शेयर्स होते हैं जो कमोडिटीज बनाती है, मतलब कॉटन वाली कंपनी, सिल्क वाली कंपनी, डिफरेंट कमोडिटीज बनाने वाली कंपनीज के शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं। तो ये वाले रिसीप्ट को भी मैं खरीद या बेच सकती हूँ ऑन द कमोडिटी एक्सचेंज, क्योंकि ये एक कमोडिटी के लिए ही है ना। ये बेसिकली ये पर्चा, ये रिसीप्ट क्या बोल रही है कि प्रियंका का इतनी कमोडिटी WDRA में स्टोर्ड है। अभी तक मुझे ये प्रोडक्ट को उठा के मेरे को बेचना नहीं है, लेकिन ये जो मेरे पास एसेट पड़ा है इसको मैं खरीद बेच जरूर सकती हूँ। क्या पता किसी ने मेरे से ये पर्चा खरीद लिया और मुझे उतना पैसा दे दिया जो मैंने सोचा था मुझे कमाना है, जो आज अगर मैं अपने प्रोडक्ट को बेचूं तो मेरे को सोचो मेरे को X कमाना है पैसा। अगर आज मैंने यहाँ पे इसको स्टोर ना करते मार्केट में जाके अपने प्रोडक्ट को बेच दिया तो मेरे को मिल रहा है X/2, तो मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ। आगे जाके X/4 भी हो सकता है, X/8 भी हो सकता है, X² भी हो सकता है, 2X भी हो सकता है। तो मार्केट में तो सप्लाई डिमांड के ऊपर प्राइसेस फ्लक्चुएट। चलो मीनवाइल व्हाट आई से इज, मुझे तो पैसा आज ही चाहिए, मार्केट में जाऊंगी नहीं मिलेगा, क्या पता मैं यहाँ पे बेच दूँ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट में, और शायद मेरे को पैसे उतने मिल जाए। तो मैं इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकती हूँ। अब अगर हम इन रिसीप्ट्स की बात करें तो 2017 में सरकार ने बोला इन रिसीप्ट को इलेक्ट्रॉनिक बना दो। इलेक्ट्रॉनिक क्यों बना दो? क्योंकि अगर ये एक फिजिकल डॉक्यूमेंट हो और मैं अगर फ्रॉड करना चाहूँ तो मैं ना ये पर्चा लेकर तो आ जाऊंगी WDRA से, पर उसी टाइप का एक और पर्चा बना दूंगी जो कि फ्रॉड होगा। जो एक्चुअल वाला है उसको भी जाके एक बैंक में रखूंगी, लोन लूंगी, ये फ्रॉड वाले को भी यूज़ करके लोन लेना शुरू कर दूंगी। तो ये फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस ना हो, हमें पता चले कि वाकई में बंदे ने कितना उसके पास रिसीप्ट्स है। तो हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में बना दिया इन 2017, जिसको 2020 के बजट ने बोला है अलग मत रखो इसको ई नाम, ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट के साथ इसको कंबाइन कर दो। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीप्ट, एक और तरीका जिससे हम क्रेडिट मांग सकते हैं। फिर है लोन वेवर, विल इट स्टॉप फार्मर्स सुसाइड? थिंक अबाउट इट। ओके, लोन वेवर यू अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स हेयर कट, वी डन दिस इन क्लास। एक होता है राइट ऑफ, एक होता है राइट डाउन। राइट डाउन में हमें कम पैसा वापस मिलता है, राइट ऑफ में हम पूरे के पूरे लोन को ही खत्म कर देते हैं, बोलते हैं आपको वापस देने की ज़रूरत ही नहीं है पैसा। अच्छा, लोन वेवर ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि कभी कभार अभी आपने देखा कि स्मॉल फार्मर्स का ज़्यादा कर्जा, बड़े फार्मर्स का छोटा कर्जा, तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो इतने बड़े कर्जे को वापस कैसे दे पाएंगे? और क्योंकि वो बेचारे वापस नहीं दे पाते तो कहीं ना कहीं फार्मर सुसाइड भी कमिट कर रहे हैं। पर क्या लोन को कम्प्लीटली माफ़ करने से क्या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई? क्या फार्मर को और पैसा मिला?
क्या उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं से भी बेटर हुई? हाँ, उसकी टेंशन ख़त्म हो गई। पर क्या ये एक आप बैंडेड लगा रहे हो कि आप एक्चुअली उसको ठीक कर रहे हो? यू नो, बिकॉज इट्स अ वेरी इन डेप्थ प्रॉब्लम. सो थिंक अबाउट दिस एंड राइट डाउन फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट्स फॉर लोन वेवर ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट. फिर अगर इंश्योरेंस की बात करें, ये भी हम बात कर चुके हैं. इन द इंश्योरेंस सेक्टर 2002 में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया बनी थी, जो ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर के ही बीमा के लिए बनी है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आप देख चुके हैं. आपको ये पता चल चुका है कि आधा कुछ अमाउंट फार्मर देता था प्रीमियम का, उसको हटा के बाकी का आधा आधा कर दिया. कुछ सेंटर दे रहा है प्रीमियम का पैसा, कुछ स्टेट दे रहा है. जब तक स्टेट नहीं देता तब तक सेंटर नहीं देता. किसान ने अपना, बेचारे ने थोड़ा सा अमाउंट दे दिया, और वो जो इंश्योरेंस की कंपनी है वो कोई लॉस को ठीक करेगी ही नहीं, बिकॉज उसको पूरा प्रीमियम मिला ही नहीं. तो इसके भी हमने वो हैंडआउट्स जो मैंने आपको दिए थे स्कीम के, बहुत बढ़िया तरीके से वी हैव डिस्कस्ड इट देयर. सो काइंडली गो एंड रीड अबाउट इट. This is your insurance sector. After the insurance sector, then we talk about APMC. Again, APMC जो आपका फार्मर का ऑर्डिनेंस है, उसमें कम्प्लीटली डिटेल में इसके बारे में बात की हुई है. इसीलिए मैं ई नाम और APMC को ऐसे ही हटा रही हूँ. आप वो ऑर्डिनेंसेस वाला वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो. अदरवाइज वी हैव डिस्कस दिस इन द क्लास. ओके. फिर इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक कॉफ़ी बोर्ड भी बनाया है. सॉरी, दिस इज कॉफ़ी बोर्ड, विच इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कॉफ़ी का ई मार्केट प्लेस है, जहाँ पे कॉफ़ी प्रोड्यूसर्स इन कॉफ़ी, यू नो, द कंपनीज दे कम ऑन टू एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, और जायज़ रेट्स मिलते हैं कॉफ़ी प्रोड्यूसर्स को, जो कॉफ़ी मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज जो हैं वो उनसे खरीदती हैं ऑन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ये सारे के सारे सेलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को सेल करने के प्लेटफॉर्म. सो APMC पहले वो फिजिकल होता था, उसको अब हम ई नाम में कन्वर्ट कर रहे हैं, कम्प्लीटली करने की कोशिश कर रहे हैं. तो वो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट जैसे ही बन गया. तो जो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, सबको अपना रेट बहुत ही ट्रांसपेरेंटली दिख रहा है. बहुत तरीके के ऐसे ई सेलिंग पॉइंट्स हैं. सो ई राष्ट्रीय किसान एग्रीकल्चरल मार्केट, जिसको ई रकम बोलते हैं, 2017 में आया. ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक सेलिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि किसने बनाया है? मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो स्टील मिनिस्ट्री के अंदर है, और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर है. सो दीज आर ऑल्सो सेलिंग पॉइंट्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केट. देन यू ऑल्सो हैव ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट. ये कुछ नहीं, ये भी एक रिटेल एग्रीकल्चरल मार्केट है, जो फार्म गेट के काफ़ी पास है. डायरेक्ट सेल हो सकती है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में. एग्रीगेट्स भी जाके वहाँ पे सेल कर सकते हैं, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा. सो दिस इज ऑल्सो अनदर वे इन विच e-selling points are being used. So that is all for your agriculture. Apart from this, minimum support price and fair remunerative price and all of that, CACP, ये सब हम WTO के साथ करेंगे. That is why I have not discussed it over here. हाँ, apart from this, you should read a little bit of Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. एंड उसमें क्या क्या नया आया है हमारे सिस्टम में, बड़ी स्टैटिक नॉलेज आपने देखनी है. एंड दैट इज़ ऑल फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर.